वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमने आपके लिए थर्ड ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट के लिए मॉडल पेपर की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमारा लक्ष्य था 15 मॉडल पेपर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों हमारा यह मॉडल पेपर 14वां है और ये लक्ष्य जल्द ही पूरा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये 14वां मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपने 13 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे या फिर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप सभी मॉडल पेपरों को आराम से बैठकर अच्छे ढंग से देखना। दोस्तों उसमें हमने बहुत ही शानदार प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 14वां। ठीक है, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोस्तों, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तावित जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट को मार्च 2023 से किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों अपने ये किया जाएगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि देश के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जामनगर अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़ने के लिए राज्य के किन दो स्थानों के मध्य नया ग्रीनफील्ड 6 लाइन हाईवे बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये अपने बनाया जाएगा 515 नागौर से लेकर के लालसोट दौसा तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किस फैशन डिजाइनर ने दुनिया का सबसे बड़ा चित्र बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। दोस्तों ये है अपने रवि सोनी जी। ठीक है, इनको हार्दिक शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2022 को वायुसेना के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन जैसलमेर की चांदन फायरिंग रेंज में किया गया है। तो दोस्तों ये अपने किया गया है वायु शक्ति 2 का आयोजन। अगला हनुमानगढ़ के किस गांव के हर घर से एक खिलाड़ी होने के कारण इसे खेलगढ़ भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा गांव है हनुमानगढ़ का? तो हनुमानगढ़ का ये गांव है दोस्तों सिलवाला खुर्द, इसको अपने खेलगढ़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम सीमा के पास निर्माणाधीन इकोनॉमिक कॉरिडोर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान से गुजर रहा है। दोस्तों ये अपने गुजर रहा है 636 किलोमीटर का भाग राजस्थान से गुजर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि काजरी जो अपने जोधपुर में है उसके द्वारा किस तकनीकी के माध्यम से अंजीर की किस्म को मारवाड़ क्षेत्र में उगाने की कवायद की जा रही है। तो दोस्तों अपने टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन के द्वारा अपने अंजीर की खेती मारवाड़ क्षेत्र में उगाई जाएगी। ठीक है, चलो अगला पूर्व सांसद गज सिंह द्वारा आपनो जोधपुर पुस्तक का अंग्रेजी में ब्लू सिटी के नाम से विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों अपने जो आपनो जोधपुर है ये अपने नंद किशोर सोनी के द्वारा लिखित है। चलिए इसके लेखक कौन है? नंद किशोर सोनी। अगला प्रश्न है कि देश भर में ट्री मैन यानी कि पेड़ आदमी से प्रसिद्ध वन एवं पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री से सम्मानित किस शख्सियत के जीवन पर केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी। दोस्तों ये अपनी की जाएगी हिम्मतराम बांबू के द्वारा। ठीक है, हिम्मतराम बांबू थे दोस्तों, इनकी जीवन की डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी अपने केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि बीएसएफ ने बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स ने पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा वार्षिक ऑपरेशन पूर्ण किया है। तो दोस्तों अपने कौन सा वार्षिक ऑपरेशन पूर्ण किया है? दोस्तों ये अपने किया है सर्द हवा ऑपरेशन पूर्ण किया है। अगला है राजस्थान का 33वां जिला जो 2007 में बना वो किस संभाग में स्थित है? उदयपुर संभाग में। 33 जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। 33 जिला प्रतापगढ़ जिला है जो अपने उदयपुर संभाग में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था। तो दोस्तों इसका सम्मेलन अपने कोटा में किया गया था। अगला ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये अपने किए हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य। चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। दोस्तों आपसे शीतकालीन वर्षा यानी कि जो अपने मावट है उसका कारण आपसे पूछ रहे हैं तो पश्चिमी विभोग से आपको बताना है। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकी समस्या यानी कि सेम से
विषाणुमयता प्रभावित है। तो सेम की समस्या वाला जिला आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सेम की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति और नदी सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। दोस्तों जनापाओ की पहाड़ी से अपनी चंबल नदी निकलती है, बिल्कुल। नाग पहाड़ी से लूणी नदी निकलती है, बिल्कुल। गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़स नदी निकलती है, लेकिन बिजराल की पहाड़ी से बनास नदी नहीं निकलती। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? तो राजस्थान के ऐसा कौन सा भूभाग है जिसमें लाल दोमट मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है? तो ऐसा है दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है दक्षिणी राजस्थान। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो मूंगफली के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा यानी कि मिट्टी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है पीली मिट्टी, पीली मृदा। चलिए, जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे? तो जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व आपसे पूछ रहे तो बीकानेर में है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको करना है भरतपुर। सेवण है एक तरह की, सेवण दोस्तों एक तरह की क्या है? घास है। क्या है दोस्तों? घास है। सेवण एक तरह की घास है। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से? तो राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से देखने को मिलता है? दोस्तों अपने अलवर जिले से देखने को मिलता है दुग्ध का संबंध। अगला भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों भीलों में छेड़ा फाड़ना अपने तलाक को कहते हैं छेड़ा फाड़ना। ठीक है, चलिए अगला वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो ऐसे जिले हैं दोस्तों अपने कौन? बीकानेर और नागौर। अगला निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? ऐसा कौन सा पहाड़ी किला है? दोस्तों इनमें दोस्तों अपने कुंभलगढ़ किया गया, चित्तौड़गढ़ किया गया, रणथंभौर किया गया, लेकिन तारागढ़ को अपने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान से गुजरने वाले निम्न राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला राज्य मार्ग आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 12 की सबसे कम लंबाई है। ठीक है, चलो अगला है कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों जैसलमेर में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? एक तरफ खनिज एक तरफ खनन क्षेत्र। दोस्तों तांबा अपने खेतड़ी का प्रसिद्ध है, बिल्कुल खेतड़ी का प्रसिद्ध है तांबा। अगला का लोहा इसका अपने मोरिजा बानुल का प्रसिद्ध है, बिल्कुल। टंगस्टन पलाना दे रखा है लेकिन टंगस्टन पलाना क्षेत्र का नहीं है। ठीक है, पलाना में तो लिग्नाइट पाया जाता है। ठीक है, और पलाना कहां पे? बीकानेर में। ठीक है, चलो और अपने सीसा जस्ता जावर बिल्कुल से, तो राइट आंसर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थल से कुषाण नरेश हुमिस्क एवं वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये हुए अपने नौ सभ्यता। नौ अपने कहां पे है? भरतपुर में है। कहां पे है? भरतपुर में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, चीनी यात्री हैंसोंग ने निम्न में से किस स्थान की यात्रा की थी? दोस्तों अपने बैराट की यात्रा की थी। किसकी की थी? बैराट की नहीं, भीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, भीनमाल की। चलिए अगला एक कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो कछवार राजवंश की आपसे प्रथम राजधानी पूछ रहे तो आपको बताना है दौसा। ठीक है, दौसा आमेर बाद में आई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष में राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों ये अपनी की गई थी 1857 में। पिछोला झील किसके समय व किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो समय किसका था और बनवाई किसके द्वारा गई थी? दोस्तों ये अपने लक्ष्य सिंह के समय बनवाई गई थी। ठीक है, और चीतर बंजारे के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों कि जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो जोधपुर शहर का परकोटा और जोधपुर किले की परकोटे का निर्माण आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है एक लाइन में इसका राइट आंसर आएगा राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। अगला है कि निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो मेवाड़ का उद्धारक आपसे पूछ ले तो राणा हम्मीर को दी जाती है।
निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों के नाम कौन सा सही है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों जैसलमेर मेहरानगढ़ गलत है। जोधपुर जूनागढ़ ये भी अपना गलत है, सही है ये पहचानना है। बीकानेर सोनारगढ़ ये भी गलत है। और पूछ रहा है शेरगढ़ कोषवर्धन, बिल्कुल राइट आंसर है। शेरगढ़ दुर्ग अपने कहाँ पे, शेरगढ़ अपने कोषवर्धन, बिल्कुल राइट आंसर थर्ड। चलिए अगला 32 खंभों की छतरी आपसे पूछ सकता है कहां पे है, तो 32 खंभों की छतरी आपको बताना है सवाई माधोपुर में है, जिसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। यानी ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो जिनको हमें व्रत रखते समय भी खा सकते हैं, यानी उपवास के समय भी खा सकते हैं। तो कट्टू का आटा भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, सिंघाड़ा। तो राइट आंसर फर्स्ट, ठीक है। चलो सूजी आ गई इसमें, गलत। इसमें पोहा आ गया, गलत। इसमें चावल आ गया, ये गलत, ठीक है। राइट आंसर फर्स्ट। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नाट्य है, तो बम रसिया आपसे पूछ सकता है अलवर भरतपुर का। बम रसिया अलवर भरतपुर का है भाई। अगला पूछ सकता है दोस्तों कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है लच्छीराम। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध आपसे पूछ ले किस क्षेत्र से था, तो आपको बताना है संगीत क्षेत्र से। अगला है कि ढिंगोली क्या है, दोस्तों ढिंगोली आपसे पूछ सकता है। तो ढिंगोली क्या है, ढिंगोली अपने स्त्रियों का व्रत को ढिंगोली कहा जाता है, ठीक है। स्त्रियों के व्रत को हम क्या कहते हैं, ढिंगोली कहा जाता है। चलो अगला है दोस्तों कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो वर्ष में 2 बार तो दोस्तों अपने कैला देवी का मेला ही होता है, ठीक है। नहीं, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ना कि कैला देवी का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता, तो महिलाओं के द्वारा दोस्तों एक आभूषण नहीं पहना जाता, उनमें से मेमंद पहना जाता है, रकड़ी पहना जाता है, कंडोरा पहना जाता है। मोर खाप ने महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। लूंग आभूषण कहां पे पहना जाता है, लूंग अरे लूंग तो कान में पहना जाएगा। अगला है कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था, तो राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान आपसे पूछ ले जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन था। लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे, तो दोस्तों गोगाजी अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन, ये तो सही आ गया। अच्छा, लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे, यानी कि उस शासक के समय के थे। दोस्तों ये थे अपने किस शासक के समकालीन, ये थे अपने महमूद गजनवी के। अगला है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बताना है स्वामी लाल गिरी के द्वारा की गई थी। अगला है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, किसके चित्रकार हैं, यह दोस्तों पट या फट चित्रकला के। अगला है कि 8 सितंबर 1857 को स्थान जहां पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, वो स्थान आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है बिथोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया है, दोस्तों ये बताया अपने नीमूचना घटना को 1925 वाली। नीमूचना कहां पे, अलवर जिले से संबंधित नीमूचना। अगला एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछ ले तो किसानों को भारी लगान और अन्य पूर्ण बेगार से मुक्त करवाना था। अगला कि नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों नागौर का एक बू गांव है, वो अपने कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। चलिए अगला सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कितने चरणों में होता है, तो सिरोही राजस्थान का राजस्थान में विलय आपसे पूछ ले कितने चरणों में होता, तो यह होता 2 चरणों में। रास्तापाल सत्याग्रह रास्तापाल सत्याग्रह से अपने कौन संबंधित है या कौन संबंधित है, तो रास्तापाल से दोस्तों अपने संबंधित है अपने कौन, ये कालीबाई, ठीक है। रास्तापाल कहां पे, डूंगरपुर में। अगले मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यकारी की ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों ये अपने की गई थी अपने चतुर सिंह के द्वारा। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे, तो जगत सिंह काव्य के रचयिता आपसे पूछ रहे आपको बताना है रघुनाथ। अगला है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अहीर वाटी और किस नाम से जानी जाती है, तो अहीर वाटी दोस्तों अपने राठी के नाम से जानी जाती है। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता आपसे पूछ ले तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता के बारे में
आपको बताना है कुशल लाभ। ठीक है, कुशल लाभ। प्रश्न है कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया हो और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब आगे क्या होगा? तो दोस्तों अब आगे अगर बात करें तो आगे जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविद्यमान नहीं होगा। ठीक है, ये राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन करता है? ये दोस्तों 91वां संविधान संशोधन करता है। ई सचिवालय है दोस्तों। ई सचिवालय क्या है? ई सचिवालय के बारे में आपसे पूछ ले कि ई सचिवालय क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों राज्य सरकार की एक परियोजना है ई सचिवालय। अगला प्रश्न है कि राज्य पुष्प जिसे रेगिस्तानी सागवान भी कहा जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों अपने रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा। अगला प्रश्न है सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? तो सैयद मीरान साहब की दरगाह है दोस्तों वो अपने है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। अगला कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो दोस्तों अपने सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण का प्रमुख कारण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है वो अपने निर्मित किया गया था नागवट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न राजस्थान में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछ ले राजस्थान में कहाँ पे है, तो आपको बताना है उदयपुर में। अगला कि पंकक यानी कि सलरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? दोस्तों अपने राजसमंद व उदयपुर जिले को। अगला प्रश्न दोस्तों प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि खेतड़ी के किस शासक ने नरेंद्र को विवेकानंद नाम प्रदान किया था? तो खेतड़ी के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया था? तो ऐसे शासक थे दोस्तों अपने अजीत सिंह ने ही अपने नरेंद्र को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला एक सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना है। मुख्यमंत्री एक तरफ मुख्यमंत्री है एक तरफ राज्यपाल है, यानी कि किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में कौन सा राज्यपाल था, तो उसके बारे में अपन को बताना है। दोस्तों आप सबको भी पता होगा कि भैरव सिंह शेखावत के समय अपने रघुकुल तिलक थे और बरकुतला खान के समय अपने सरदार जोगिंदर सिंह थे और मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे और वहीं वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना थे। तो राइट आंसर फर्स्ट ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो अगर हम पदाधिकारियों पर विचार करें और उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो उसके बारे में राइट आंसर अपने आ जाएगा कौन सा? सबसे पहले मुख्य सचिव आता है, फिर शासन सचिव आता है, फिर आता है अपने अतिरिक्त सचिव, फिर आता है उप सचिव। तो राइट आंसर 1 4 3 2। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये अपने किया है शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? तो दोस्तों अपने कौन सी सहायता वित्त प्रदान कर रही है? बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त सहायता प्रदान कर रही है? तो वित्त प्रदान कर रही है दोस्तों अपने सहायता कौन सी संस्था कर रही है? तो ADB संस्था कर रही है। अगला राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की है? तो दोस्तों ये अपने की है 50,000 रुपए की। ठीक है, चलिए 50,000 लोगों को 50,000 रुपए की है। अगले आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों पहला कि इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ था। ठीक है, अगला कि योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा, ये भी ठीक है। अगला कि सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार 50,000 रुपए बीमा राशि देय होगी, ये भी ठीक है। और चौथा कह रहा है गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि देय होगी, ये अपना गलत आ जाएगा। तो राइट आंसर अपना आ जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 अपने ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना आपसे पूछ लेना तो किससे संबंधित है, तो आपको एक शॉट में इसका राइट आंसर क्लिक करना होगा। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री जो राजश्री योजना है दोस्तों वो अपने संबंधित है समाज के किसमें, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना ही मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई थी। कौन कौन से जिलों में लागू की गई थी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना? दोस्तों ये अपने लागू की गई थी राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से आरटी एक्ट 2009 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आरटी एक्ट 2009 के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि जो अपने गैर सरकारी विद्यालय और बालकों की फीस पुनर्भरण अधिनियम की धारा ये भी सही है। राज्य के इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2013 प्रवेश दिया जाए, ये भी सही है। और तीसरा यानी उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला एक बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या होने चाहिए? तो न्यूनतम शिक्षण घंटे आपसे पूछ ले तो 1000 होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे आपसे पूछ ले तो 1000 घंटे होने चाहिए न्यूनतम शैक्षणिक वर्ष में। ठीक है, पढ़ाने के तौर पर। ठीक है, तो बच्चों को लगभग 1000 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कह रहा है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। तो आपकी बेटी योजना के तहत दोस्तों अपने 2500 रुपए दी जाती है। अगला आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता कौन सी है? तो इसके लिए दोस्तों अनिवार्य पात्रता पूछ रहे तो आपको बताना है गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार की छात्राओं को यह योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्तमान में डाइस डाटा फीडिंग विद्यालय द्वारा यू डाइस प्लस पोर्टल पर की जाएगी। तो ये दोस्तों अपने कौन से पोर्टल पर की जाएगी? ऑनलाइन पोर्टल पर की जाएगी। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस शिक्षा नीति का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? तो दोस्तों इस शिक्षा नीति का जो मसौदा है वो अपने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये अपने लक्ष्य रखा गया 6%। अगला स्माइल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों स्माइल का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है स्माइल का पूरा नाम क्या बताओगे? आपको बताना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों डाइट का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है इसके बारे में बात करें तो स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन ही डाइट का उद्देश्य नहीं है। अगला है दोस्तों कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 19 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएंगी? तो दोस्तों अपने ली जाएंगी 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षाएं ली जाएंगी अपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। अगला है कि बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा। तो दोस्तों ऐसी योग्यता के समय अपने 5 वर्ष के समय में अर्जित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरटी अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो आरटी अधिनियम 2009 के तहत आपसे पूछ ले प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना होगा दोस्तों, आपको बताना होगा पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा ही प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरा करना भावार्थ का व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो अपने हिंदी का इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरा करना ही अधिकार या अवसर यानी कि कोई अधिकार पा लीजिए या फिर कोई अवसर पाकर फिर हम मनचाहा अंधेरा करना ही भावार्थ व्यक्त करने का मुहावरा का इसका जो भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो दोस्तों ये अपने मुहावरा है कि चाम के दाम चलना, चाम के दाम चलना।
अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द की पहचान करें तो सारांश अपना शुद्ध आ जाएगा, ना कि सारांश ऐसे आता है, ऐसे भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं आता, ऐसा आता है सारांश। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तो दोस्तों अपूर्ण अपने वर्तमान काल का उदाहरण है। यह अपने रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, यह अपने वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला है कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसका सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन नदियों का जल ठंडा है होगा, है ना, नदियों का जल ठंडा है। तो नदियों का जल, सभी नदियों का जल ठंडा है, तो ये राइट आंसर ये। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। दोस्तों ये अपने शुद्ध है सुलोचन, यानी कि सुलोचन और सुलोचना। ठीक है, चलिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं। द बॉय टॉक टू हिज हील्स आफ्टर स्टैंडिंग सम मंडे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, इसका राइट आंसर आ जाएगा रन अवे। यू सैड टू सीता आई कम 97। अगला प्रश्न है कि टू यू सैड टू सीता आई कम टू योर हाउस यस्टरडे। तो यू सैड टू सीता, तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि यू सैड टू सीता आई कम टू योर हाउस यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने यू टोल्ड सीता दैट यू हैड कम टू हर हाउस द प्रीवियस डे। ठीक है, चलिए अगला है कि यू मस्ट ऑब्जर्व साइलेंस इन द लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने द मोस्ट ऑब्जर्व साइलेंस इन द लाइब्रेरी। तो ये अपना आ जाएगी साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन द लाइब्रेरी। फाइंड द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही ए बैग। तो ही ए बैग में क्या आ जाएगा, ही हैज ए बैग। ठीक है, अगला है कि माई सिस्टर बजट HMT वॉच। तो माई सिस्टर बजट HMT वॉच, तो नहीं, माई सिस्टर बुकड है ना, बुक HMT वॉच। तो माई सिस्टर बुक एन HMT वॉच। ठीक है, चलिए अगला है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं मैथ के कि 7,521 में से माइनस करना है 1,037 और माइनस करना है 175। अगर हम 7,521 माइनस 0,137 माइनस 175 करेंगे तो अपना राइट आंसर यहाँ पे आने वाला है लगभग 6309। तो 6309 राइट आंसर फोर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक बेलनाकार नली जो लोहे की बनी हुई है 20 सेंटीमीटर लंबी तथा इसकी बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस नली के बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो लोहे का आयतन है वो पाई, यानी कि इसके पाई दे रखी 22/7। तो आयतन अपन को ज्ञात करना है, प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना हो जाएगा। तो लोहे के आयतन की अगर बात करें दोस्तों, अपने इसमें सूत्र लग जाएगा कि खोखली बेलनाकार नली का आयतन ज्ञात करना होगा अपन को। तो पाई आर स्क्वायर माइनस में आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर बाहर आ जाएगा h। ठीक है, और इसी सूत्र में अपन को जो चीजें दे रखी है उसको हम लिख देंगे। तो पाई का मान आ जाएगा 22/7। ठीक है, और अपने जो आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और जो आर स्क्वायर है बड़ा वाला आर स्क्वायर उसका 4 स्क्वायर कर देंगे, और छोटा वाला आर है उसका 3 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और गुणा में फिर अपन जो h है, ठीक है, वो कर आके फिर अपना जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि अपना आंसर आ जाएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला कि एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर होता है ना, तो 6 है इधर, और घन की बात करें तो 6a अपने कितनी होती है 14, तो 14 स्क्वायर कर दो। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर आ जाएगा 6 गुणा अपने कर दीजिए अब कितने 196 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 11 क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, तो 11 क्षेत्र कहाँ पे, तो 11 क्षेत्र राइट आंसर 4। ठीक है, तो 11 क्षेत्र सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला दोस्तों कि एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, तो इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो चौड़ाई को समान रखा जाए। तो लंबाई को दुगुनी करना है और चौड़ाई को समान रखना है। तो अगर हम इसमें अपना आ जाएगा
कि कुल मिला के 5L राइट आंसर आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? तो 420 का अगर हम सही अभाज्य गुणनखंड की बात करें ना, तो सही 420 का तो 7 5 35, हाँ यही सही है, राइट आंसर 4th। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं कि अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुएंगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपको क्या हुआ हो, दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ हो, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे, उल्टा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक होता है। ठीक है, एक कोशिका तथा कृतोत्तक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों एक कोशिका और कृतोत्तक द्वारा जो संपूर्ण पौधे को निर्माण करने की जो शक्ति है ना, वो पूर्ण सतर्कता कहलाती है दोस्तों, पूर्ण सतर्कता। यानी कि अगर हम कोई भी पौधा है, ऐसा पौधा है जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा को अगर हम एक भाग से काट देना, तो एक भाग से काट दें, यानी कि पूरे हाइड्रो को अगर हम नष्ट भी कर दें, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, तो एक अलग अलग उसकी हाइड्रा प्रजाति बन जाएंगे, यानी कि अलग अलग हाइड्रा हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको अमर भी कहा जाता है, कई बार अमर है ये। ठीक है, चलिए इसी तरह अपना जो यकृत है, यकृत भी इसी तरह काम करता है। अगर हमारा यकृत खुद ब खुद कट जाए ना किसी कारण, तो खुद ब खुद अपने घावों को भर सकता है यकृत। ठीक है, तो यकृत भी इसमें ही आता है, पूर्ण सतर्कता में। ठीक है, अलग कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो पादप वृद्धि का संदमन करता है? तो एब्सिसिक अम्ल है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? तो दोस्तों वह भाग अपना है कौन सा? दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? दोस्तों किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो दोस्तों अपने ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान में है। अगला कि मानसून वनों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मानसून वनों को आप सबको पता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है मानसून वनों को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे अगले प्रश्न को, कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है स्थित नहीं है? तो दोस्तों अपने गिब्सन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, लेकिन मेजावे मरुस्थल अपने ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप में आता है दोस्तों, सबको पता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारियों के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम क्या है? तो उसकी व्यवस्था का नाम है टोडरमल। ठीक है, टोडरमल अपने राजस्व व्यवस्था को संभालता था। ठीक है, उसके 9 रत्नों में शामिल था टोडरमल भी। राजस्थान में वृद्ध सीमा भ्रंश फैला है, किसके सहारे? ये अपने फैला है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। अगला है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का जो आकलन है वो शिक्षकों की सहायता से करता है। जो करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, अगला कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है? दोस्तों भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन में ली जाने वाले सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि अपनी परीक्षा विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो अगर मैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय अगर मुझे हिंदी भाषा संबंधी किसी पक्ष पर सर्वाधिक बल देना होगा तो दोस्तों मैं दूंगा भाषा प्रयोग पर। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है दोस्तों, और ऐसा अपने कौन सा प्रकार है दोस्तों? ऐसा अपने एक है ओवरहैंड प्रोजेक्ट प्रकार। ठीक है, ओवरहैंड प्रोजेक्ट प्रकार। तो कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट प्रश्न वापस आ चुके हैं। द टीचिंग विच द नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडीज एंड फेल ऑन दिस सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपनी कौन सा आ जाएगा? तो स्टडीज एंड फेल इन ऑन सब्जेक्ट, तो राइट आंसर आ जाएगा री मेडिकल टीचिंग। तो री मेडिकल टीचिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सीसी इज खालिस्तान करेक्टेड आउट इन क्लासरूम। तो सीसी इज करेक्टेड इज आउट ऑफ क्लासरूम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने इनफॉर्मली करेक्टेड आउट इन क्लासरूम। ठीक है, तो थर्ड राइट आंसर आ जाएगा। अगला विच ऑन दिस इज नॉट ए मेरिटी ऑफ ग्रुप इवेल्यूशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने
कि डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल कैन नॉट बी एवोल्यूटेड, ठीक है। अगला है कि मल्टी लैंग्वेजिज्म एज ए स्ट्रेटजीज, मल्टी लैंग्वेजिज्म इज ए स्ट्रेटजीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कि यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से अपने इंग्लिश के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। अगर मैं बच्चों को भिन्न पढ़ाऊंगा तो मुझे जो अपना वो क्विंजियर छड़े हैं उसका उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि उद्देश्य मूल्यांकन की विशेषता है। तो उद्देश्य मूल्यांकन की अपने विश्वसनीयता है, वैधता है और वस्तुनिष्ठता है। तो राइट आंसर फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला कि एक शिक्षा कक्षा 5वीं की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। तो शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी। तो शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। तो वह शैलजा निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है। तो शैलजा तो निम्न में से वह शैलजा की निम्न विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? वो करता है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निगमन उपागम के संबंध में सत्य नहीं है। तो निगमन उपागम के संबंध में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? इनमें से दोस्तों अपने बाल केंद्रित उपागम सत्य नहीं है। दोस्तों बाल केंद्रित उपागम सत्य नहीं है निगमन उपागम के संबंध में, ठीक है। इसमें स्मृति पर ज्यादा जोर पड़ता है और अधिगम तर्क शक्ति प्रक्रिया सिद्धांतों से विशिष्ट तथ्य की ओर जाती है। यह सत्यापन विधि है बिल्कुल। तो राइट आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि सतत समग्र मूल्यांकन में सारांशात्मक मूल्यांकन एक भाग है। तो दूसरा क्या है? तो दोस्तों दूसरा अपना है निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो दोस्तों वो अपने योगात्मक मूल्यांकन आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो विज्ञान शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? दोस्तों यह अपने है उच्च स्तरीय उद्देश्यों का मापन। अगला प्रश्न है कि योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की कौन सी विधि है? तो योकम व सिम्पसन के अनुसार अपने उपचारात्मक शिक्षण की प्रदान करने की विधि आपसे पूछ रहे ना, तो आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ सभी की सभी विधियां। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला किलपैट्रिक ने परियोजना कार्य के प्रकार बताए हैं। तो किलपैट्रिक ने परियोजना कार्य के प्रकार आपसे पूछ लेना, तो उन्होंने प्रकार बताए हैं केवल 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? तो कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालने वाला कारक आपसे पूछ लेना, तो आपको बताना उच्चारण की अभिज्ञता, उच्चारण की अभिज्ञता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगिता सामग्री आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको बताना है मानचित्र, ठीक है। क्या बताओगे? मानचित्र। अगला मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रथम प्रयास किया था। दोस्तों ये अपने किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये प्रथम प्रयास किया गया था समन्वित करने का, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था प्रयास, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? तो संतुलित समायोजन का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो कौन सा नहीं है, तो इसमें अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है, सामूहिक संतुलनता है, कुशलता है, लेकिन अवधान की मांग गलत है। डिस्लेक्सिया संबंधित है दोस्तों। डिस्लेक्सिया अपने एक तरह का क्या है दोस्तों? एक तरह का पठन विकार है। इसमें बच्चा सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता। अचानक सूझ उत्पन्न होने को कहा जाता है। तो अचानक सूझ उत्पन्न होने को हम कह सकते हैं आहा अनुभव। क्या कह सकते हैं? आहा अनुभव कह सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? दोस्तों इनमें से कौन सा कारक है? वह अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर। अगला कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये अपने थे कोलहर ने ही चिंपैंजी नामक जो एक तरह का वो था, क्या बोलते हैं उसको, बंदर नहीं कह सकते, वो चिंपैंजी था, ठीक है। उस पर क्या किया था? उन्होंने परीक्षण किया था, कोलहर ने, वैज्ञानिक थे।
अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होता है। यह कथन किसका कथन है? दोस्तों यह अपना कथन है स्टर्नबर्ग का। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले अपने कौन थे? सबको पता है मैकडूगल थे। ठीक है। अगला है कि जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। तो जन्मजात अपने वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अपने बच्चे है ना वो सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समन्वयों के साथ परस्पर क्रिया के अनुसार सीखते हैं। अगला है कि सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो दोस्तों ये अपने किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। अगर किसी उत्पादन एवं सेवा को ऑनलाइन खरीदना बेचना क्या कहलाता है? दोस्तों ये अपने क्या कहलाता है? ई वाणिज्य कहलाता है। ठीक है, ई वाणिज्य के नाम से जाना जाता है किसी उत्पाद एवं सेवा को ऑनलाइन खरीदना बेचना। ठीक है, किसी उत्पाद एवं सेवा को ऑनलाइन खरीदना और बेचना अपने ई वाणिज्य कहलाता है। निम्न में से इकाई इनपुट का उदाहरण है। तो इनपुट इकाई का उदाहरण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है माउस है, जॉयस्टिक है और कीबोर्ड है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे। तो शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक कौन थे दोस्तों? तो ये थे अपने कौन थे? B.F. स्किनर थे। फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ संग्रहित होता है? तो फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क में डाटा अपने कहाँ पे संग्रहित होता है? दोस्तों ये होता है ट्रैक्स व सेक्टर्स में। अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों कि फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क में डाटा को संग्रहित या प्राप्त किसकी सहायता से किया जा सकता है? दोस्तों अपने रीडर या राइट हैंड की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो चुके अपने 150 प्रश्न कंप्लीट और अपना 14वां मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। एक मॉडल पेपर और रहा है, उसको मैं आज या फिर कल जरूर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी करके जाना। आपके सामने 2 प्यारी प्यारी वीडियो प्रस्तुत हो रही होंगी, किसी एक पर क्लिक करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।